हेलो स्टूडेंट्स, आपका चल रहा है लेसन नंबर 17 विद्युत चुम्बकीय तरंगे एवं संचार व्यवस्था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें आपका ये चैप्टर आपका 4 नंबर का है, जिसमें आपका आज का टॉपिक रहेगा, जिसमें ये तो मैंने बता दिया मॉड्यूलन किसे कहते हैं। अब मेन टॉपिक है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर क्वेश्चन आता है तो इसी फॉर्म में आएगा आपका। मॉड्यूलन तो मैंने आपको बता दिया कि मॉड्यूलन क्या कहता है आपका, फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले मॉड्यूलन की डेफिनेशन देंगे। तो मॉड्यूलन क्या होगा आपका। मॉड्यूलन मैंने बताया कि कुछ निम्न आवर्ती की क्या होती हैं, तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? निम्न आवर्ती की तरंगे होती हैं। निम्न आवर्ती की तरंगे, निम्न आवर्ती की तरंगे होंगी। ये क्या होती हैं? भिजने लायक नहीं होती। भिजने लायक नहीं होती, जो भिजने लायक नहीं है, जो भेजने लायक नहीं है, क्योंकि इनकी आवृत्ति क्या है? कम है। क्या है? इनकी आवृत्ति कम। इनकी इन तरंगों को दूसरी जो यानी उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग क्या लेते हैं? उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग लेते हैं। उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग, जिनकी आवृत्ति क्या होती है? उच्च होती है, जिसका समीकरण मैंने बताया था आपको, कैरियर वेव्स। वाहक तरंग को कैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैरियर। तो सी टी इजिकल टू होता है आपका ए सी साइन ओमेगा सी टी या ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इसका समीकरण होता है, ठीक है। तो जब ये समीकरण होता है इसका, तो ये निम्न आवर्ती की तरंगे जो भिजने लायक नहीं है, इनके ऊपर क्या करना? इनको लादना, यानी अध्यारोपित करना। अध्यारोपित करना। तो जो ये अध्यारोपित करने की जो प्रक्रिया होती है, क्या होती है? ये प्रक्रिया होती है, अध्यारोपित करने की प्रक्रिया है, जो यानी आपका मेथड है, वो कहलाता है आपका मॉड्यूलन। क्या कहलाता है? मॉड्यूलन कहलाता है, यानी मॉड्यूलेशन कहलाता है। ये क्या होता है आपका? मॉड्यूलन, ठीक है। तो देखिए, परिभाषा तो ये हो गई कि निम्न आवर्ती की तरंगों को जो भिजने लायक नहीं है, उनको उच्च आवर्ती की वाहक तरंगों के ऊपर अध्यारोपित करने की जो प्रक्रिया है, वो क्या कहलाएगी? मॉड्यूलन कहलाएगी। ये तो आपकी मॉड्यूलेशन की क्या है? डेफिनेशन है। टाइप्स आपने पढ़ चुके हैं। ये 3 टाइप्स को था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसका मतलब है आपका आयाम मॉड्यूलन, आवर्ती मॉड्यूलन और कला मॉड्यूलन। ये आप तीनों पढ़ चुके हैं कि आयाम मॉड्यूलेशन में आयाम को बढ़ाना होता है। आयाम को क्या करना होता है? बढ़ाना होता है। दूसरा, आवर्ती मॉड्यूलेशन में आवर्ती को बढ़ाना होता है, चेंज करना होता है। और फेज मॉड्यूलेशन में किसको? फेज, यानी फेज का मतलब है कला कोण, यानी जहाँ से वो स्टार्टिंग है। अगर फेज में डिफरेंस आ रहा है, कोई कोण में अंतर आ रहा है, तो उसको कोण को चेंज करना क्या कहलाता है? आपका कला मॉड्यूलन कहलाता है। अब देखिए, मेनली इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि मॉड्यूलन की आवश्यकता के मुख्यतः 3 कारण हैं। मुख्यतः कितने कारण हैं? मॉड्यूलन की आवश्यकता के मुख्य 3 कारण हैं। मॉड्यूलन की आवश्यकता के मुख्यतः 3 कारण हैं। मुख्यतः 3 कारण हैं। कितने कारण है भाई? 3 कारण है। पहला होता है आपका फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है एंटीने, यानी एरियल या एंटीने। एरियल बोले या एरियली किसका नाम है? एंटीना। एंटीना की ऊंचाई, एंटीने की ऊंचाई, एरियल की ऊंचाई। समझे इसका रोल क्या है? जो एंटीना है, अगर इतना छोटा या बड़ा किस हिसाब से बनाया जाता है, उसके लिए आपने उसको मॉड्यूलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पहला टॉपिक क्या है इसमें? एरियल या एंटीने की ऊंचाई। तो ये देखिए, ये प्रयोगों द्वारा ये पाया गया, प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि उचित आवर्ती की जो भिजने लायक हैं, उचित आवर्ती की तरंगों को भेजने के लिए
उचित आवर्ती की तरंगों को भेजने के लिए एंटीने की ऊंचाई h बराबर λ/4 होनी चाहिए। h बराबर कितनी होनी चाहिए? λ/4 होनी चाहिए, तभी वो सिग्नल क्या हो सकते हैं? भेज सकते हैं। ये प्रयोग द्वारा पाया गया, ठीक है। तो यानी प्रयोग द्वारा ये पाया गया कि उचित आवर्ती की तरंगों को भेजने के लिए एंटीने की ऊंचाई h = λ/4 होनी चाहिए। अब देखिए इसी प्रयोग द्वारा अपन इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं? मान लीजिए आपको 20 किलोहर्ट्ज, कोई ज़्यादा आवर्ती नहीं है, 20 किलोहर्ट्ज की आपको तरंगों को क्या करना है? भेजना है। कौन सी तरंगों को? 20 किलोहर्ट्ज आवर्ती की तरंगों को भेजना है। तो इसके लिए देखेंगे कि एंटीना कितना ऊंचा होना चाहिए, और एंटीना अगर ऊंचा ना बनाए तो कौन सी प्रक्रिया दोहरानी चाहिए? मॉड्यूलन करना चाहिए आपको। तो देखिए समझो कि हम वी नो डैट, हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है? न्यू लैम्बडा। C बराबर क्या होता है? न्यू लैम्बडा। तो पहले लैम्बडा का मान निकालिए, वहाँ से h का मान आ जाएगा, एंटीने की ऊंचाई आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से लैम्बडा = क्या हो जाएगा? C/न्यू। C की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸, और ये कितना है आपका? 20 इंटू कितना हो जाएगा? 20 किलो का मतलब होता है 10⁻3, यानी 1000 से गुणा हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10⁵। तो ये कितना हो जाएगा? लैम्बडा = 3 × 10⁵ अपॉन 20। तो इसका कितना हो जाएगा? आप मानिए यहाँ से देखो, यहाँ से एक जीरो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से 1 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से 3 में डिवाइडेशन कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1.5। कितना हो जाएगा ये आपका? 1.5 गुणा 10⁴ किस में आएगी? ये मीटर में। किस में आएगी? मीटर में। यानी ये हो गया लैम्बडा बराबर, यहाँ से मीटर में हो गए। तब एंटीने की ऊंचाई तो बताओ, एंटीने की ऊंचाई h बराबर क्या होती है प्रयोग द्वारा? λ/4। तो इसमें 4 का भाग और दे दें, 1.5 × 10⁻, कितना हो जाएगा? 4 अपॉन कितना हो जाएगा? 4। ये पॉइंट हटा दिया, यहाँ से 0, और यहाँ से कितना हो गया? ये h बराबर 15, इसके कितनी जीरो लगा दी? 4 0 बटे 40, 0 से 0 कट गया, यहाँ से काटा तो कितना हो गया? ये 3750 मीटर। 3750 मीटर, यानी h बराबर 3.75 किलोमीटर। अब बताइए क्या 3 किलोमीटर ऊंचा एंटीना बनाना संभव है? नहीं है, ठीक है। यानी इतनी ऊंचाई का एंटीना बनाना संभव नहीं है। इस एंटीने की ऊंचाई को घटाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? मॉड्यूलन की आवश्यकता पड़ती है। यह है इसका पहला रीजन कि एरियल या एंटीने की ऊंचाई। प्रयोगों द्वारा ये पाया गया कि उचित आवर्ती को तरंगों को भेजने के लिए एंटीने की ऊंचाई लैम्बडा h = λ/4 होनी चाहिए, ठीक है। ये होनी चाहिए, प्रयोग फिक्स सही है, ठीक है। लेकिन अपन ने एग्जांपल लिया 20 किलोहर्ट्ज की भेजनी है, मान लीजिए कोई ज़्यादा आवर्ती की नहीं भेजनी, कम आवर्ती की ना भेजनी, बिल्कुल 20 किलोहर्ट्ज ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है? न्यू लैम्बडा। यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आई आपकी 1.5 × 10⁴ मीटर, और एंटीने की ऊंचाई में 4 का भाग और दे दिया, तो यह आई 3750 मीटर, यानी 3.75 किलोमीटर। ये है आपकी, ठीक है। यानी अब बताओ, इतना 3.5 किलोमीटर का एंटीना, ऊंचाई का एंटीना बनाना संभव है? जो असंभव है। क्या है ये? असंभव। तो एंटीने की ऊंचाई को घटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मॉड्यूलन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? ये तो हुआ आपका पहला टॉपिक। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक क्या है आपका? प्रभावी शक्ति विकिरण। 3 टॉपिक है इसमें। कौन सा है? प्रभावी शक्ति विकिरण। तो देखिए समझिए उसको, ये तो आ गया होगा समझे मेरे हिसाब से। एंटीने की ऊंचाई घटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मॉड्यूलन की आवश्यकता होती है। क्लियर? देखिए इसके बाद सेकंड टॉपिक क्या है इसमें?
सेकंड टॉपिक है आपका प्रभावी शक्ति विकिरण। प्रभावी शक्ति विकिरण। प्रभावी शक्ति विकिरण। तो इसमें देखिए समझिए, जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं या जो तरंगे भेजनी हैं, तो देखिए उनके द्वारा उचित आवर्ती के संकेत सिग्नल को प्रेषित करने के लिए प्रभावी शक्ति विकिरण L अपॉन लैम्बडा का स्क्वायर के क्या होनी चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। देखिए प्रभावी शक्ति विकिरण प्रयोगों द्वारा ये पाया गया कि प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि प्रभावी शक्ति विकिरण P समानुपाती L अपॉन लैम्बडा का स्क्वायर, ये है आपका। ठीक है, अगर इसका प्रभावी शक्ति विकिरण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वे भेज नहीं सकती, तो उनको भेजने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मॉड्यूलन की आवश्यकता होती है। जैसे समझे, ये प्रयोग द्वारा फिक्स निष्कर्ष निकाल लिया आपने। तो ये अगर मान लीजिए आवर्ती, तरंगों की आवर्ती क्या है, निम्न है। तरंगों की आवर्ती क्या है, तरंगों की आवर्ती क्या है आपकी, निम्न है, निम्न है। तो देखिए समझे, C इजिकल टू होता है न्यू लैम्बडा, होता है नहीं होता, तो यहाँ से देखिए न्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, C बाई लैम्बडा। ठीक है, या लैम्बडा इजिकल टू क्या हो जाएगा, C बाई न्यू। अब समझे, जब न्यू का मान क्या है, कम है, क्या है, न्यू का मान कम है, तो लैम्बडा का मान क्या होगा, ज़्यादा। और यहाँ से देखिए जब लैम्बडा का मान ज़्यादा होगा तो P का मान क्या होगा, कम होगा। क्या हो जाएगा, कम। देखिए न्यू का मान क्या है, कम है, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, और लैम्बडा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो P का मान, प्रभावी शक्ति विकिरण क्या हो जाएगा, कम। तो जब प्रभावी शक्ति विकिरण क्या हो जाएगा, कम, प्रभावी शक्ति विकिरण क्या हो गई आपकी, कम हो गई। और जब प्रभावी शक्ति विकिरण हो गई तो वो भेज नहीं सकती, तो प्रभावी शक्ति विकिरण को बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मॉड्यूलन की आवश्यकता होती है। ये फिक्स है। तो दूसरा टॉपिक क्या है आपका, प्रभावी शक्ति विकिरण। प्रयोग द्वारा ये पाया गया कि उचित आवर्ती के संकेतों को भेजने के लिए प्रभावी शक्ति विकिरण P सम प्रोपोर्शनल L अपॉन लैम्बडा का होल स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए तरंगों की आवर्ती क्या है, निम्न है, तरंगों की आवर्ती क्या है, जो भेज रहे हैं उनकी आवर्ती क्या है आपकी, निम्न। तो C इजिकल टू क्या होगा, न्यू लैम्बडा, क्या होगा, न्यू लैम्बडा, न्यू इजिकल टू क्या होगा, C बाई लैम्बडा, लैम्बडा इजिकल टू C बाई न्यू। न्यू का मान क्या है, कम, तो लैम्बडा का मान ज़्यादा, लैम्बडा का मान ज़्यादा है तो P का मान क्या होगा, कम, अर्थात प्रभावी शक्ति विकिरण का मान क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। और प्रभावी शक्ति विकिरण का मान जब कम हो गया तो वो भेज नहीं सकती, उसको भेजने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मॉड्यूलन की आवश्यकता होती है। लास्ट टॉपिक और बचा इसमें, तीसरा, वो क्या है आपका, वो है आपका संकेतों का अपमिश्रण या संकेतों का मिश्रण। संकेतों का मिश्रण, इसको देखिए, संकेतों का मिश्रण क्या है आपका, क्या कहता है। तीसरा टॉपिक, पहला तो एंटीने की ऊंचाई, दूसरा प्रभावी शक्ति विकिरण, तीसरा है आपका संकेतों का मिश्रण। संकेतों का मिश्रण, अब ये क्या है संकेतों का मिश्रण, इसका मतलब है जब एक से या दो से अधिक लोग बात करते हैं तो आपने देखा होगा दोनों की आवाज़ कई बार मिक्स हो जाती है। आवाज़ क्या हो जाती है, संकेत क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो उनको छांटने के लिए, उनको अलग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मॉड्यूलन की आवश्यकता होती है। तो देखिए जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, आपस में बात
करते हैं तो उनके संकेत सिग्नल आपस में मिश्रित हो जाते हैं, आपस में मिश्रित हो जाते हैं। इन मिश्रित सिग्नलों को छांटने के लिए, अलग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मॉड्यूलन की आवश्यकता होती है। इन मिश्रित सिग्नलों को छांटने के लिए मॉड्यूलन की आवश्यकता होती है। मॉड्यूलन की आवश्यकता होती है। ये आपके 3 कारण थे। जब उनको छांटना है तो और किसी भी मेथड द्वारा नहीं होगा, वो मॉड्यूलन होगा, यानी वी मॉड्यूलन या मॉड्यूलन, किसी भी मेथड द्वारा आप उनको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो देखिए मॉड्यूलन इस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। क्या था आपका कि मॉड्यूलन किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मॉड्यूलन किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो समझे, मॉड्यूलन वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न आवृत्ति की तरंगों को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों के ऊपर क्या किया जाता है? अध्यारोपित यानी लादा जाता है। वो प्रक्रिया क्या मॉड्यूलन कहलाती है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके 3 रीजन बताए मैंने। पहला रीजन था एंटीना की ऊंचाई। तो प्रयोगों द्वारा ये पाया गया कि अगर उचित आवृत्ति के संकेतों को आपको भेजना है, क्या करना है? भेजना है, तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए? भेजने के लिए जो एंटीना की ऊंचाई है वो h = λ/4 होनी चाहिए। लैम्बडा = क्या होनी चाहिए? 4 लैम्बडा h = λ/4 होनी चाहिए। अगर मैंने एग्जांपल से समझाया, अगर फ्रिक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज है तो उसके लिए 3750 मीटर ऊंचा या 3.75 किलोमीटर ऊंचा क्या बनाना चाहिए? एंटीना बनाना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। तो एंटीना की ऊंचाई घटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मॉड्यूलन की आवश्यकता होती है। सेकंड है आपका प्रभावी शक्ति विकिरण। तो प्रभावी, इस प्रयोग द्वारा ये पाया गया कि प्रभावी शक्ति विकिरण P प्रोपोर्शनल L/λ का स्क्वायर के क्या होती है? यानी P प्रोपोर्शनल L/λ का होल स्क्वायर। तो इसमें अगर आवृत्ति निम्न है तो लैम्बडा क्या होगा? उच्च होगा, और लैम्बडा उच्च होगा तो P का मान क्या होगा? प्रभावी शक्ति विकिरण का मान क्या होगा? कम होगा। और प्रभावी शक्ति विकिरण का मान जब कम हो जाएगा तो वो सिग्नल भेज नहीं पाएंगे। तो प्रभावी शक्ति विकिरण का मान बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मॉड्यूलन की आवश्यकता होती है। क्लियर? सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है संकेतों का अपमिश्रण या मिश्रण, कि जब 2 या 2 से अधिक लोग बाग एक साथ बात करते हैं तो उनके संकेत सिग्नल क्या हो जाते हैं? मिश्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिश्रित हो जाते हैं। और जैसे ही संकेत सिग्नल मिश्रित होते हैं तो उनको छांटना इम्पॉसिबल है भाई, उनको अलग करना। तो अलग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मॉड्यूलन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह आपका था कि मॉड्यूलन किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। नेक्स्ट आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन आएगा वो है आयाम मॉड्यूली तरंग का समीकरण। आयाम मॉड्यूली तरंग का समीकरण। तो इसमें आपका एक तो वाहक तरंग होगी, एक मॉड्यूली तरंग होगी। तो वाहक तरंग के आयाम को मॉड्यूली तरंग के साथ क्या किया जाएगा? मिक्स किया जाएगा। ठीक है, और वहाँ बेस फॉर्मूला लगा के उसको आप आयाम मॉड्यूली तरंग का क्या निकालेंगे? समीकरण निकालेंगे। इसको करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, आपके पास सेकंड फिजिक्स में आपके कम ही क्वेश्चन बचे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, उसको आप साथ साथ क्या करें? कवर करें। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका ये चैप्टर है, ये इस चैप्टर की मैं बात करता हूं, तो इसमें एक क्वेश्चन तो ये बनता है मॉड्यूलन किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरा मॉड्यूलन में क्या पड़ता है कि आयाम मॉड्यूली तरंग का समीकरण। और तीसरा क्वेश्चन जो बचता है वो है आपका कि मैक्सवेल समीकरण माने, क्या माने? मैक्सवेल समीकरण। और एक लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण या उनके प्रकार बताए हैं, जो प्रकार में से पिछली बार क्वेश्चन आ गया, कई साल से आ रहा है। ठीक है, तो मैं मान लिया आपके 3 या 4 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट पोर्शन इसमें नहीं है ज़्यादा। देखो प्रत्येक सेकंड फिजिक्स में हर चैप्टर में से 3 या 4 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, और तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। ये जैसे मान लीजिए ये चैप्टर है 4 नंबर का है आपका, 16 वाला चैप्टर आपका 6 नंबर का है, और यानी 14 और 15 आपके ये जो यूनिट है वो 6-7 नंबर की यूनिट है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 13
वो आपका अकेला ही 4 नंबर का है। तो यानी मैक्सिमम मार्किंग आपकी सेकंड फिजिक्स करती है और इतनी हार्ड भी नहीं है, इजी है, ठीक है। और रिमूव भी जो सबसे ज़्यादा पार्ट हुआ है वो सेकंड फिजिक्स में से ही हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट पोर्शन अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।